हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जया गाइडेंस प्रोग्राम की बायोलॉजी क्लास में क्लास 11 के लिए मैं डॉक्टर कुमारी उषा तुम सबका स्वागत करती हूँ। बच्चे, आज हम 11 की जो अपनी पहले की कक्षा जो शुरू हो रही थी, पहले से जो चल रही है बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें आपने अब तक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स पढ़ा है, आज उसका अगला पार्ट दैट इज द न्यूक्लिक एसिड, उसको पढ़ेंगे। तो जैसा हम लोग अपने स्लाइड की ओर देखें, ये न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस में पाया जाने वाला एसिड क्या कहलाता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस क्या है आप सबको पता है? पता है? हम लोग बहुत पहले से अपने पूर्व की कक्षाओं से ये पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस कहाँ मिलता है? केंद्रक में मिलता है। न्यूक्लियस केंद्रक को ही कहते हैं हिंदी में। और ये कहाँ मिलता है? कोशिका में मिलता है। और कोशिका तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और एक बहुत अच्छा सा इसका हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये संरचनात्मक और क्रियात्मक ये कैसे हो सकता है? संरचनात्मक माने स्ट्रक्चरल, वो जैसे हमने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया, आप ब्रिज का स्ट्रक्चर बनाती हैं, आप कोई और चीज बनाती है तो वो स्ट्रक्चर बनाती हैं और वो कार्य भी कर रहा है, वो फंक्शनल भी है। हाउ डज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव हो रहा है? तो यहाँ कौन काम कर रहा है? तो हम कोशिका को जब डिटेल में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कोशिका के कई अंग भी होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, अंतःप्रद्रव्य जालिका पढ़ते हैं। इसके अलावा हम ये पढ़ते हैं कि कोशिका के लगभग बीच वाले भाग में एक जगह होता है जिसे हम केंद्रक कहते हैं, और उस केंद्रक के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज फाउंड, दैट इज द गुणसूत्र, क्रोमोजोम मिलता है। उस गुणसूत्र को ही हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि गुणसूत्र क्या होता है। आप स्लाइड को देखें बच्चों, ये आपका गुणसूत्र है, क्रोमोजोम है ना। इस क्रोमोजोम को जब हम देखते हैं तो किस अवस्था में? कंडेंस्ड अवस्था में, संघनित अवस्था में। यानी जैसे आप अपने घर में अभी जैसे ठंड का मौसम आ रहा है, आप घर में माँ लोग स्वेटर बनाती हैं, आप ऊन को देखते हैं, ऊन की एक लंबी धागा निकलती जाती है, वो लगभग 100 मीटर भी लंबी हो सकती है। लेकिन जब माँ उनको लपेटना शुरू करती है तो वो गोला हो जाता है, छोटा सा कंडेंस्ड फॉर्म में। कंडेंस का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये दिस इज कंडेंस्ड, घना। तो ये उसी तरह से क्रोमोजोम इन कंडेंस्ड फॉर्म जो है हमें दिखाई देता है। और अक्सर ये किस अवस्था में दिखाई देता है? मेटाफेज स्टेज में। जब कोशिका विभाजन हम पढ़ते हैं, आप आगे की कक्षाओं में और डिटेल में पढ़ेंगे, तो मध्यावस्था में, मेटाफेज स्टेज में क्रोमोजोम जो है वो इक्वेटर पर अरेंज रहता है, उस समय हमें दिखाई देता है। और ये उसी समय की संरचना है। जब हम क्रोमोजोम को और आगे पढ़ते हैं, ये क्रोमोजोम क्या है, और उससे भी पहले एक और आप चीज नाम सुन चुके होंगे, डीएनए। तो थोड़ा सा बोर्ड पर आए और देखिए डीएनए। तो क्रोमोजोम को जब हम खोलना शुरू करते हैं, जैसे हम खून को खोलना शुरू करते हैं, तो आप देखते हैं कि ये ऊन का जो बॉल है, अगर इसको हमने खोलना शुरू किया तो एक लंबी सी धागे जैसे संरचना निकली, और फिर जब आप उसको भी खोले तो आप देखेंगे कि 2 या 3 धागे जो है, पतले पतले धागे मिलकर एक धागा बना हुआ। दिस अरेंज्ड थ्रेड, ये क्रोमोजोम में जो अरेंज्ड थ्रेड है, दैट इज डीएनए। यही डीएनए किसके लिए खड़ा है? डीएनए को हम क्या कहते हैं पूरा नाम? डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए ही है जो हमारे माता पिता के गुणों को हम तक लाते हैं। जैसे हम अमेज़्ड हो जाते हैं, अब हम लोग अचंभित हो सकते हैं कि क्यों हम अपने माता पिता के तरह ही दिखते हैं। वो इसलिए कि हम डीएनए के बने हुए हैं, क्रोमोजोम के बने हुए हैं, कोशिका के बने हुए। ये डीएनए क्रोमोजोम है। ये डीएनए ड्यूरिंग जब हम रिप्रोडक्शन के दौरान माता और पिता के गुणसूत्र आपस में मिलते हैं, और जिसकी वजह से कुछ पिता के गुण और कुछ माता के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। लेकिन एक
ऐसी भी व्यवस्था होती है कि कोई बच्चा होता है जो न अपनी माता से मिलता है न पिता से मिलता है? गोरे नंद जशोदा गोरी तुमकत सामल गार चुटकी दे दे हसब ग्वाल सब, है ना। भगवान कृष्ण को लोग चिढ़ाते, उनके फ्रेंड चिढ़ाते हैं कि माँ गोरी है, माता यशोदा गोरी है, नंद बाबा गोरे, लेकिन तुम सांवले कैसे हो गए? तो ये जो कहावत है वो हमारे समाज में भी, परिवार में भी देखने को मिलती है कि कोई माता पिता गोरे, बच्चा काला हो गया। आसपास के जो रिलेटिव है उसमें भी कोई काला नहीं है, सांवला नहीं, वो कैसे सांवला होगा? तो वो अपने पूर्वजों 6 स्टेज पहले, यानी 6 पीढ़ी पहले के गुण भी हम तक आ सकते हैं। यानी 6 पीढ़ी पहले अगर कोई सांवला व्यक्ति रहा होगा उनके परिवार में, उनके खानदान में, तो उसका गुण वो जो 6ठी जनरेशन में वो फिर से आ सकता है। तो ये डीएनए का चमत्कार है, डीएनए का फंक्शन है, काम है। आप समझ रहे हैं डीएनए का फंक्शन क्या है? तो अब हम आगे डीएनए आगे पढ़ते हैं। स्लाइड की ओर आप चले और जाने कि आखिर जो इतना साइंस का जो हम पढ़ रहे हैं उसके पीछे बच्चों बहुत सारे वैज्ञानिकों और पुराने समय में जिनको हम फिलोसफर कहते थे, दार्शनिक कहते थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन लोगों ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय या कहीं अमूल्य समय इस पर खर्च किया ताकि हम जो आज जो आसानी से पढ़ रहे, समझ रहे हैं, वो समझ सके। तो सबसे पहले जब डीएनए की बात की जाती है तो उनमें फ्रेडरिक नीशर ये साइंटिस्ट हैं, और आप टाइम इनकी देखिए 1889 यानी 1857 की लड़ाई हुई थी। हमारे यहाँ आपने पढ़ा है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके ठीक बाद की ये घटना है। उस समय उन्होंने रिसर्च कर रखा था और उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर एक ऐसा तत्व मौजूद है, माइक्रोस्कोप उस समय बहुत डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन जो भी था उसमें देखा कि ऐसा तत्व मौजूद है जिसमें सबसे ज्यादा क्या है? फॉस्फोरस है। क्या है? फॉस्फोरस भरा हुआ है, ठीक है। और उनको उन्होंने क्या कहा? न्यूक्लियो प्रोटीन कहा। क्या कहा? न्यूक्लियो प्रोटीन कहा। अब आप यहाँ आए, आप इस स्लाइड को देखें। आई होप कि जो मैंने इतना यहाँ बोर्ड पे डिस्कस किया होगा वो स्लाइड यहाँ पूरा क्लियर कर दे रहा है। ये क्रोमोसोम है, इन अ कंडेंस्ड फॉर्म, मेटाफेज स्टेज का है क्योंकि वो पूरी तरह से अरेंज है। और जब इसको मैंने वही धागी जैसी संरचना को खोलना शुरू किया है तो ये जो पतला जैसा दिख रहा है, तब इसको क्रोमोसोम न कह करके हम क्या करें? क्रोमैटिन कह रहे हैं। इट इज क्रोमैटिन। और जब उस क्रोमैटिन को भी हम खोलते हैं तो आप देख रहे हैं कि एक बॉल जैसी संरचना, उसके चारों ओर एक धागा लपेटा हुआ है। हमारा डीएनए इसी फॉर्म में रहता है। ये डीएनए है जो ब्लू जैसी पतली लाइन आपको दिख रही है, और बीच में जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है ये एक प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन। इस हिस्टोन प्रोटीन के कारण ही जो डीएनए है वो हमारे क्रोमोसोम में या हमारे न्यूक्लियस में स्टेबल रहता है, वरना वो क्या होगा? फैल जाएगा, बिखर जाएगा। क्योंकि इन्होंने कहा, मिशेल सर ने, कि फिर न्यूक्लियस में एक ऐसा मटेरियल जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा अधिक है, तो आगे अल्टमैन ने उसके ठीक 20 साल बाद बताया कि न्यूक्लियस में जो फॉस्फोरस है वो कुछ और नहीं, वो एक प्रकार का ऐसा सब्सटेंस है जिसमें एसिडिक नेचर है। एसिडिक नेचर आपको पता है कि जब वो पीएच में 7 से इधर की ओर जाता है, 7 से 1 की ओर जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? एसिडिक कहते हैं। और इधर जो जाता है उसको बेसिक कहते हैं। तो एसिडिक सब्सटेंस है। तो उसमें उन्होंने 2 तरह के देखे, एक डीएनए देखा, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और एक आरएनए। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा, ये बहुत बाद जाकर करके लोगों ने बताया, लेकिन उस समय की स्टडी के बेस पर ही आज की ये स्टडी थी। तो अब डीएनए को देख रहे हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये डबल हेलिकल मॉडल है, और ये आरएनए है, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। आप इसे पढ़े बच्चों। डीएनए सबसे अधिक कहाँ मिलता है? इन द न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस में ही डीएनए मिलता है, सेल के अगल बगल कहीं नहीं मिलता। और कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और गोल्गी बॉडी में मिलता है। इसके अलावा वो वायरस में मिलता है। लेकिन जो आरएनए है, आरएनए हमारे साइटोप्लाज्म में मिलता है, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे सेंट्रल डॉग्मा कैसे डीएनए प्रोटीन बनाने के लिए हमारे बॉडी को डायरेक्शन देता है। एवरीथिंग डजंट पॉसिबल सडनली, कोई चीज सडनली नहीं होती है। ब्रेन जब यहाँ पे आप सुई चुभोते हैं तो आप तुरंत अपनी उंगली को नहीं हटा लेते। आप अगर आपके पास टाइम के लिए कोई इतना माइन्यूट टाइम का कैलकुलेटर हो तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगी कि आप जैसे ही आप सुई आपको चुभती है तो आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगते हैं उसे हटाने में। यहाँ उंगली में चुभती है, यहाँ से सेंसरी नर्व से आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है, फिर ब्रेन आपको सिग्नल देता है कि यू रिमूव योर फिंगर, आप अपनी उंगली को वहां से हटाए, तब आप हटाते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो डीएनए है वो इंडिकेट करता है बॉडी को यानी सेल को कि आप क्या बनाए, फलाना प्रोटीन बनाए, तब आपके बाल बनते हैं या आपके नेल्स बनते हैं या आपके जख्म भरते हैं। ये अचानक नहीं हो जाता, इसके पीछे पूरा एक प्रिंसिपल काम करता है। और वो प्रिंसिपल कौन काम करता है? डीएनए और आरएनए मिलकर इसको परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड आर क्लोजली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, ये आगे की क्लास में आप और अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे प्रोटीन बनता है। आपको पता है कि आपको डाइट में सबसे ज्यादा प्रोटीन खाने के लिए कहा जाता है ताकि आपका ब्रेन बहुत एक्टिव रहे, आपकी स्किन बहुत एक्टिव रहे, क्योंकि प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल भी देख लें, कैसे कैसे यहाँ तक हमारी पढ़ाई पहुंची है, हमारा ज्ञान पहुंचा है। तो सबसे पहले मिशेल सर ने इसे बताया और इसका नाम न्यूक्लिन दिया। इसके बाद हर्टविग 1884 में उन्होंने कहा कि न्यूक्लिन का रोल किसमें है? हेरिडिटी में है। हेरिडिटी मीन्स माता पिता के गुणों को उसकी संतान तक पहुंचाना ही हेरिडिटी कहलाता है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? आनुवांशिक कहते हैं। इसके बाद अल्टमैन ने इसे न्यूक्लिन कहा और तब रोसलैंड और फ्रैंकलिन और वॉटसन एंड क्रिक का रोल आता है। आप यहाँ तस्वीर को देखिए, ये वो वैज्ञानिक हैं जो हमारी ही तरह थे लेकिन अपनी पूरी जीवन को हमें जानने के लिए, प्रकृति को जानने के लिए समर्पित कर दिया। आप सबसे पहले यहाँ देखिए रोसलैंड फ्रैंकलिन, शी इज अ गर्ल लाइक यू। आप ही की तरह वो भी लड़की थी, महिला थी मेरी तरह। उन्होंने इनके साथ विल्किन सर के साथ मिलकर करके जब कोशिका की पढ़ाई की, कोशिका का रिसर्च किया तो उसके बहुत सारे उन्होंने डायग्राम लिए, एक्सरेज लिए और उस एक्सरेज के आधार पर अपनी ये रिपोर्ट बनाई कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल होता है। क्या होता है? डबल हेलिकल होता है। और इन दोनों के रिसर्च के ग्राउंड पर वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया, 2D मॉडल दिया। जो आज हम डीएनए ऐसे से पढ़ते हैं, ये मॉडल हमें किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया। और उन्होंने बताया कि एक समझिए कि एक सिंपल एक लंबी लाइन खड़ी है, जैसे एक लाइन है परपेंडिकुलर और उसके चारों ओर डीएनए जो है वो क्या है? रोटेट किया हुआ है। आपने एक सीढ़ी भी देखा होगा, जो कभी कोई बहुत पुराने मकान में जाइए तो वो लोग बहुत स्टाइलिश सीढ़ी बनवाते थे कि एक रॉड जैसा या खंभा जैसा यहाँ रहता था। आप अगर विष्णुपद जाएं तो विष्णुपद के उधर दक्षिण दिशा की ओर एक बना हुआ सीढ़ी, वो एक रॉड है बीच में पोल और उसके चारों ओर सीढ़ी बनी हुई है। द सेम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का वही स्ट्रक्चर, वही संरचना है। वो बीच में एक लाइन जैसी और उसके चारों ओर जो न्यूक्लिक है वो मूव कर रहा है। अब हम आते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, यानी डीएनए किससे बना हुआ है। अभी तक तो हमने इतना सुना जाना, डीएनए का ये काम है, ऐसे होता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। वॉटसन एंड क्रिक सर को इसी चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला, तो ये सब हमने जाना। अब हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है। तो थोड़ा सा हम इसे ब्लैक बोर्ड पर समझेंगे। बच्चों आप स्लाइड को देख रहे हैं, कह रहे हैं स्लाइड की न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब समझ में आता है? पॉली मीन्स मेनी, पॉली मतलब मेनी, बहुत सारे।
एसिड आर पॉलीन्यूक्लियोसाइड। यानी डीएनए जो है और आरएनए जो है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। और कितने सारे न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, बहुत सारे, मेनी। तो मेनी तो इंग्लिश वर्ड हुआ ना, लेकिन साइंस में लिटरली पॉली कहते हैं, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो किससे बना हुआ है, इस न्यूक्लियोटाइड को जब हम यहाँ देखें, आप डायग्राम को यहाँ देखें, तो इस न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है, फॉस्फेट है, शुगर है और बेस है। बेस यानी नाइट्रोजीनस बेस, यानी उसमें नाइट्रोजन की मात्रा मौजूद है। और ये बेस कितने तरह के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक प्यूरीन होता है, एक पिरिमिडीन होता है। तो प्यूरीन भी दो तरह के होते हैं, पिरिमिडीन भी 3 तरह के होते हैं, तो उसको आगे पढ़ेंगे। अब आप यहाँ देखें, ये और थोड़ा सा अच्छे से दिखाया गया है। ये फॉस्फेट है और ये पेंटोज शुगर है। ये दोनों आपने पढ़ा होगा कि शुगर और फॉस्फेट मिलकर डीएनए का बैकबोन बनाते हैं। और ये जो नाइट्रोजीनस बेस है वो बीच बीच की सीढ़ी बनाती है, जिसपे पैर रख के आप चढ़ सकते हैं। आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा है। तो ये फॉस्फेट और शुगर और ये नाइट्रोजीनस बेस, ये मिल कर करके एक साइड का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ठीक इसी तरह का दूसरे तरफ बनता है, और वो दोनों मिलकर के बीच में कंबाइन होते हैं, तब आप डीएनए का ये पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर। इसको भी बोर्ड पर डिस्कस करेंगे। फॉस्फोरिक एसिड क्या है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H3PO4 होता है। इसमें 3 मोनोवैलेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप समझ में आता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, OH। और ये लिंक्ड टू पेंटावैलेंट फॉस्फोरस एटम, पेंटावैलेंट फॉस्फोरस एटम के साथ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। इसके बाद आता है शुगर। तो शुगर कैसा है, आप दो तरह की बातें सुनते हैं, एक होता है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अंतर समझ में आता है, एक है राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। है तो शुगर ही, लेकिन डीऑक्सी में एक ऑक्सीजन कम जाता है, जिसकी वजह से उसे क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसमें आरएनए में जो राइबोज है उसमें शुगर प्रेजेंट होता है। आप यहाँ देखें, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में क्या अंतर है, डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा है। यहाँ कार्बन नंबर 1 तो एज इट इज है, आप कंपेयर करें बच्चों, यहाँ कार्बन नंबर पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन कार्बन नंबर 2 पे राइबोज में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंट है। ड्यू टू इट, इसको क्या कहते हैं, डीऑक्सी। डी माने डिटैच हो गया, हट गया। ओके, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगला जो न्यूक्लियोटाइड का एक यूनिट था वो था नाइट्रोजीनस बेस, यानी नाइट्रोजन पर आधारित वो स्ट्रक्चर जो डीएनए के लैडर्स बनाता है। तो आप देखें, ये दो तरह के होते हैं, पिरिमिडियंस और प्यूरियंस। पिरिमिडीन भी 3 तरह के होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, जिसमें 6 मेंबर्ड कार्बन होते हैं। और प्यूरिन में क्या होते हैं, एडिनिन और गुआनिन होते हैं, जिसमें 9 मेंबर होते हैं, 5 और यहाँ 6 होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। यह स्ट्रक्चर आप देखें, जिसको हम कहते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और यहाँ बोर्ड पर हम डिस्कस कब कर लेते हैं कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। बच्चों, अभी आपने जाना कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना है। ये न्यूक्लियोटाइड 3 होते हैं, 3 मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड का मतलब हो गया शुगर प्लस फॉस्फोरस, शुगर, फॉस्फोरस प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजीनस बेस। ये आप अभी देखें। अब हम देखेंगे कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है।
जैसे ये हमारा राइबोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है, कार्बन 1 2 3 4 और ये 5। ओके, ठीक है, कार्बन 1 2 3 4 और 5 ये हमारा शुगर, एस फॉर शुगर, स्वीट। यहाँ पर ये जो पांचवा कार्बन है, ये आप आगे जाकर के जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो और बायोटेक पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। तो ये उसकी बेस है। तो ये जो पांचवा कार्बन है इसके साथ यहाँ फॉस्फोरस अटैच है। ओके, और इसका ये जो पहला कार्बन है यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस यानी प्यूरिन और पिरिमिडिन कोई भी अटैच है। ओके, ठीक है। अब हम एक दूसरा बनाते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी बच्चे जान रहे हैं कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो, इसके साथ एक और जुड़ेगा तभी तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगा। तो एक और बनाते हैं, तो एक और यहाँ आ जाता है। यहाँ भी पहले कार्बन के साथ नाइट्रोजिनस बेस आ गया, यहाँ फॉस्फोरस आ गया, ठीक है। और चूंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो और होंगे, तो चले हम और नीचे की ओर आए। तो ये जो तीन मैंने बनाए, ये तीन तो ठीक है, तो क्या ये आपस में भी अटैच है? आपस में भी अटैच है। तो अटैचमेंट होने के लिए आपको पता है कि बीच में संबंध होता है, बॉन्ड बनता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है सहसंयोजक बंधन और विद्युत संयोजक बंधन, तो उसी तरह का बॉन्ड यहाँ पे बनता है। तो कौन कौन सा बॉन्ड बनता है? तो बच्चों शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के पास इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कहलाता है ईस्टर बॉन्ड, सॉरी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है? तो नाइट्रोजिनस बेस और शुगर के बीच में ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर जब बॉन्ड बनता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उससे पानी जो है वो बाहर निकलता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। अब यहाँ ये जो शुगर और फॉस्फेट के बीच में भी एक मॉलिक्यूल कुछ बॉन्ड बनेगा तभी तो वो अटैच होंगे। तो यहाँ पे कौन सा बनता है? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बनता है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बनता है। यहाँ पर भी H2O रिलीज होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, यानी दो बॉन्ड और दो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ। अब ये तो आपस में इनका अरेंजमेंट हुआ, ये दोनों आपस में बनेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? बनाएंगे ना। तो इसका ये जो फॉस्फेट है ये इसके साथ अटैच होगा। यहाँ पे कौन सा कार्बन था? कार्बन नंबर 3। तो कार्बन नंबर 3 पर के साथ ये अटैच हो रहा है। यहाँ पर भी ये कार्बन नंबर 3 के साथ ये फॉस्फेट अटैच हो रहा है, और इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। अब आप देखें कि आपकी किताब में जो डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाया जाता है उससे ये मिल रहा है। आपने ये भी सुना होगा कि डीएनए जो है वो 5 प्राइम है, 3 प्राइम है। ये क्या होता है? अगर ये डीएनए का इनिशिएशन यहाँ से हो रहा है, यानी यहीं से जब डीएनए बन रहा है, तो यहाँ पर ये जो 5वां कार्बन है वो क्या होगा? फ्री होगा। ये फ्री है 5वां कार्बन, तो यहाँ पर फॉस्फेट क्या होगा? नहीं होगा, फॉस्फेट नहीं होगा। तो ये 5 जो है वो क्या होगा? फ्री होगा। 5वां कार्बन जो है वो 5th कार्बन जो है वो फ्री होगा। यहाँ पर चूंकि ये लास्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जो तीसरा कार्बन है ये भी फ्री होगा, तो 3rd कार्बन फ्री। इस तरह से जो डीएनए का ओरिएंटेशन होगा, या जो हम लिखते हैं ऐसे, तो हम कहेंगे कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, अब देखते हैं कि ये इसका दूसरा वाला साइड है। अब हम एक यहाँ बनाते हैं, क्योंकि ये एंटी पैरेलल होते हैं बच्चों,
तो आप देख लीजिए ठीक इसके उलट में शुगर जो वो बिल्कुल उल्टा हुआ है ना। लेकिन नाइट्रोजीनस बेस का पोजीशन वही है, यहाँ पर भी वो पहले कार्बन के साथ अटैच है, फास्फोरस यहाँ 5वें कार्बन के साथ अटैच है, और फिर ये दोनों मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, जिससे कि दो डीएनए स्ट्रैंड मिलकर करके एक हो जाते हैं। इसी चीज को फिर आगे रेप्लिकेशन में आप पढ़ेंगे, जैसे रेप्लिकेशन होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, तो ये इन दो के बीच में जो बॉन्ड बनता है, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड कहीं पे 2 और कहीं पे 3 होता है। 2 वाला बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा लूज होता है, 3 बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जब रेप्लिकेशन करना होता है तो ये डीएनए बीच से ब्रेक डाउन होता है और एक थ्रेड इधर निकल जाता है, एक थ्रेड इधर निकल जाता है। अब जैसे इसको हम यहाँ बना के देख रहे हैं, जैसे दिस इज आवर डीएनए, ये हमारा डीएनए। आप कहते हैं कि सेल का डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, कैसे होता है? एक डीएनए का फ्रैगमेंट या क्रोमोसोम जिसको हम कहते हैं वो इलोंगेटेड होता है, खुलता है और डीएनए के फॉर्म में आता है। जब ये डीएनए के फॉर्म में आता है तो फिर ये क्या होता है, बीच से ओपन होना शुरू करता है, एक इधर एक इधर। सपोज ये पुराना वाला डीएनए का थ्रेड है, ओके। ये काम कहाँ हो रहा है, केंद्रक में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, केंद्रक में हो रहा है। जब ये केंद्रक में हो रहा है तो केंद्रक में बहुत सारे केंद्रक द्रव्य होते हैं, केंद्रक द्रव्य होते हैं। ये केंद्रक द्रव्य यहाँ पर जो अटैच होता है इधर, उसके जैसा ही कुछ ला कर करके ऑपोजिट में ला कर करके यहाँ पे उसको अरेंज कर देता है, ऐसे अरेंज करता है। और इस तरह से यहाँ पर फिर एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए, 2 डीएनए बन गए, और ये दोनों डीएनए में एक पुराना एक नया, एक नया एक पुराना, और अब ये जो डीएनए बना वो इस तरह से बनेगा। ये एक पुराना एक नया एक पुराना, और इस तरह से एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया, और हम कहते हैं कि एक कोशिका से 2 कोशिका बन गई, कोशिका का विभाजन हो गया। तो ये जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है उस दौरान हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है, वरना 2 स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अरेंज होते हैं। दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। ये लीनियर स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं। यहाँ से ये एक थ्रेड हो गया और ये दूसरा थ्रेड हो गया, और ये भी आपस में किससे जुड़े हुए हैं, ये पेंटोस कार्बन है तो यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, पेंटोस कार्बन जो है वो यहाँ से ये तीसरे वाले से जुड़ा हुआ है। आई होप बच्चों आप इसको समझ रहे होंगे अच्छे से, कैसे पेंटोस कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है और डीएनए स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम चले अपनी स्लाइड की ओर, थोड़ा स्लाइड को भी देखें। अब यहाँ देखिए बॉन्ड की भी चर्चा की गई है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा एक चीज और ऑलवेज कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि न्यूक्लियोटाइड किसको कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड किसको कहेंगे, इसमें भी अंतर होता है। न्यूक्लियोटाइड तब कहेंगे जब फॉस्फेट, सुगर और नाइट्रोजीनस बेस, फॉस्फेट और सुगर तीनों को जब हम एक साथ बोलेंगे तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, वरना हम उसको न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। आप यहाँ देखें एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक सुगर एक फॉस्फेट का यूनिट है तो मोनोफॉस्फेट, और 2 रहेगा तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तो हमारा सबसे मोस्ट एनर्जेटिक कंपोनेंट है। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जब ऊर्जा गृह है माइटोकॉन्ड्रिया, वो ऊर्जा को स्टोर करता है तो एटीपी के फॉर्म में करता है। आप 10th में इसको ऑलरेडी रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में। उसमें क्या होता है कि जब जो हम खाते हैं उस एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन करके स्टोर करता है, तो वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर करता है,
तो उसमें फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 3 मॉलिक्यूल होते हैं, यानी 3 करेंसी, 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं। अभी ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हर्बर्ट कॉर्नबर्ग की है। ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए को लैब में सिंथेसिस किया। लैब में सिंथेसिस करने का मतलब कि प्रयोगशाला में डीएनए को की स्टडी की और इस तरह से की कि जिससे हम उसमें कुछ जोड़ सके और कुछ हटा सके। जिससे आज जो बायोटेक आप पढ़ रहे हैं, डॉली नाम की भेड़ सबने सुनी होगी कि बिना वो किए गर्भधारण किए हुई डॉली नाम की भेड़ का जन्म हो गया, तो वो किसकी वजह से हुआ? वो इसी इन विट्रो टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ। या बायोटेक में अभी जितने सारे जो जेनेटिकल डिजीजेस हैं उनकी भी जो स्टडी की जा रही है, कैंसर की स्टडी की जा रही है, अल्जाइमर की स्टडी की जा रही है, वो सब बायोटेक के कारण ही संभव हुआ। और उन सबके जो प्रणेता थे, शुरुआत करता थे, वो हर्बर्ट कॉर्नबर्ग थे। तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये वॉटसन एंड क्रिक का की ओरिजिनल तस्वीर है और ये डीएनए के इस मॉडल के पास वो खड़े हैं जो उन्होंने दिया था, 2D मॉडल ऑफ द डीएनए। अब यही जो मैंने आपको यहाँ बोर्ड पर बताया बच्चों, वो आप यहाँ देख रहे हैं। DNA is a coil around a common axis like a rope staircase is a solid step twisted into a spiral. ये जो आपने स्टेप्स देख रहे हैं, यही आपका यहाँ नाइट्रोजिनस बेस है और यहाँ पे फॉस्फेट और शुगर की बैकबोन बनी हुई है। ये माइनर ग्रुप, यानी यहीं पर से उनमें रोटेशन शुरू हो रहा है और ये दिस इज द मेजर ग्रुप जो कि 3.4 नैनोमीटर का होता है और एक ग्रुप में 10 न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होते हैं। ये फिक्स होता है। नेक्स्ट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की पैकेजिंग कैसे होगा? आपने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को आपने यहाँ देख लिया, तो क्या ये इसी तरह से रहेंगे? तो पूरे न्यूक्लियस में वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा? तो ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पर हिस्टोन नाम का प्रोटीन एक सॉलिड बॉल की तरह काम करता है, मोती की तरह काम करता है और उसके चारों ओर डीएनए जो है वो क्या है? अरेंज है, लपेटा हुआ है। एक ये, उसके बाद फिर दूसरा, उसके बाद फिर दूसरा। साथ ही यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन उसकी पैकेजिंग के लिए, जैसे आप मोती की माला खरीदती हैं या आपने देखा होगा कि थोड़ा सा धागा है फिर मोती है, धागा है फिर मोती है, और वो मोती सरके ना तो उसको बीच में बांध दिया जाता है। ठीक उसी तरह से हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए यहाँ पर अरेंज होकर करके डीएनए को स्टेबिलिटी दे रहे हैं। नेक्स्ट इज द आरएनए। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसमें यूरेसिल और साइटोसिन होता है, इसमें थायमिन नहीं होता और एडेनिन और ग्वानिन होता है। अब ये तस्वीर को देखें, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। और उससे पहले मैं कंक्लूड करूं, 2 मिनट हम यहाँ भी देख लें बोर्ड पे। बच्चों आपने ये देखा कि शुगर के साथ शुगर का अरेंजमेंट हो रहा है, अटैचमेंट हो रहा है और बीच में नाइट्रोजिनस बेस है। बट देयर इज अ क्वेश्चन और एक ट्विस्ट भी है। आप जानते हैं कि नाइट्रोजिनस बेस 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन और पेरिमिडीन। ये फिक्स है कि ऑलवेज एडेनिन के साथ गुआनिन। थायमिन और साइटोसिन, ये प्यूरिन है और ये पिरिमिडीन है। ये ऐसा ही होता है, लेकिन जब वो डीएनए में जब उनकी अरेंजमेंट होती है तो वो बदल जाती है। एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन आता है और गुआनिन के साथ हमेशा साइटोसिन होता है और ये बिल्कुल होता ही है। ये दिस इज अ फिक्स, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। एटी के बाद एटी, जीसी, या अगर सी यहाँ है तो ये जी हो जाएगा, अगर फिर सी है तो जी हो जाएगा, और अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए हो सकता है, या यहाँ टी होगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली ए का अरेंजमेंट होगा और इनके बीच में फिर ये हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो जाएगी। ये हमेशा फिक्स होता है। दिस इज फॉर द डीएनए। लेकिन आरएनए में क्या होता है कि एडेनिन में के साथ यूरासिल आ जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। यहाँ पे एडेनिन के साथ आप थायमिन देते हैं या थायमिन होकर क्या हो जाएगा? यूरासिल हो जाएगा। बाकी सब
एज इट इज रहेंगे। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। आरएनए और डीएनए के बीच में सबसे बड़ा अंतर यही है कि इसमें जो शुगर होता है वो राइबोज शुगर होता है। इन आरएनए इसमें जो सेकेंड कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन डीएनए में जो डीऑक्सी राइबोज कहते हैं उसमें एक शुगर जो होता है वो लेस होता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है, और आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आई होप बच्चों आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ताकि आप डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को समझ सके और उसे आगे आप जो कि जेनेटिक्स का बेस है वो आगे आपको पढ़ाई में हेल्प करेगा, उसको आप जान सके। साथ ही स्लाइड में जो डीएनए और आरएनए का जो अंतर उसे भी मैंने रिप्रेजेंट किया है। आई होप कि आप उसको समझे होंगे। इसके साथ ही बच्चों मैं आज की क्लास को कंक्लूड कर रही हूँ और अगला क्लास जो होगा वो हमारा एंजाइम का होगा और उसके साथ हमारा बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर खत्म होगा। थैंक यू।